विच ऑफ द फॉलोइंग जेल वॉज नेम्ड एज मंदिर बाय गांधी जी। यानी कि इनमें से कौन सी जेल को गांधी जी ने मंदिर कहा। तो भाई हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जब गांधी जी जेल में थे तो उन्होंने महाराष्ट्र की यरवदा जेल के अंदर बहुत समय व्यतीत किया था। और ये महाराष्ट्र की एक लार्जेस्ट जेल भी है। और इसी जेल को उन्होंने एक मंदिर के नाम से रिगार्ड किया था। और एक बुक भी लिखी थी, यवरदा मंदिर, जो कि 1932 के अंदर पब्लिश हुई। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई यरवदा, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोग गांधी जी के ऊपर और भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो मैंने उनके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। आपको यहाँ पे आई बटन दिखेगा, आप जाकर वहाँ से एक सेपरेट वीडियो देख सकते हैं। तो हेलो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 8वां। इससे पहले भी मैं पार्ट अपलोड कर चुका हूँ 1 से लेकर 7 तक, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं उनको। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ पर आप लोग जाकर देख सकते हैं उनको। क्योंकि मैं जो है 1857 से मैंने स्टार्ट किया हुआ है, तो मैं सीरीज़ बाय सीरीज़ चलता जा रहा हूँ। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, यानी कि भारत की आज़ादी के समय, महात्मा गांधी वॉज। ये क्वेश्चन भाई आईएएस के अंदर पूछा गया था कि उस समय पर महात्मा गांधी किस पोस्ट पर थे, कांग्रेस में थे या नहीं थे। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि 1924 के अंदर जो बेलगांव का अधिवेशन हुआ था, गांधी जी उस अधिवेशन के प्रेसिडेंट थे। बाद में 1934 के अंदर उन्होंने कांग्रेस से रिज़ाइन दे दिया था। और 1934 के बाद तो वो एक मेंबर के तौर पर भी काम नहीं कर रहे थे। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? नॉट ए मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन नंबर बी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, क्योंकि इन्होंने ये भी बात भी कही थी कि भारत की आज़ादी के बाद जो कांग्रेस पार्टी है उसको ख़त्म हो जाना चाहिए। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी डिलीवर्ड हिज फर्स्ट पब्लिक स्पीच इन इंडिया एट। अब आप लोगों को पता है कि महात्मा गांधी जी 1915 के अंदर वापस आए थे। तो इंडिया में आने के बाद उनकी फर्स्ट पब्लिक स्पीच कहाँ पर हुई थी? तो उन्होंने अपनी पहली स्पीच जो BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि मदन मोहन मालवीय जी ने बनाई थी, उन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया था। और उनकी पहली मेजर स्पीच इंडिया के अंदर 1916 के अंदर हुई थी भाई। और कहाँ पर हुई थी? अब आप सबको पता ही है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहाँ पर है भाई। तो ये है वाराणसी के अंदर। तो इस ओकेजन पे उन्होंने अपनी फर्स्ट पब्लिक स्पीच डिलीवर की थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दो स्टेटमेंट दिए हैं भाई, इसमें से कौन सी सही है? तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परसुडेड महात्मा गांधी टू कम टू चंपारण टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम ऑफ पीजेंट्स। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी से मिले और चंपारण आने के लिए कहा, क्योंकि जो भी वहाँ पर किसानों की समस्या चल रही थी। तो अभी पहली स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिले थे और उन्होंने उनको चंपारण आने के लिए कहा था। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई भी। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी स्टेटमेंट की। आचार्य JP कृपलानी वॉज वन ऑफ द महात्मा गांधीज कलीग इन हिज चंपारण इन्वेस्टिगेशन। तो यानी कि जो आचार्य JP कृपलानी थे वो उनके एक कलीग थे। तो भाई JP कृपलानी तो उनके कलीग थे ही, साथ में राजेंद्र प्रसाद, CF एंड्रयूज, राजकिशोर प्रसाद, महादेव देसाई, ये भी उनके कलीग थे। और आप यहाँ पे एक नाम देख रहे हैं CF एंड्रयूज। तो भाई इनको एक टाइटल दिया हुआ है, CF एंड्रयूज को दिया हुआ है भाई दीन बंधु का टाइटल। याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर ये वाला भी। तो इन दोनों ऑब्जर्वेंस से हम क्या बता सकते हैं कि दोनों में से ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर 2 ओनली। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। हु प्रिसाइड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा। यानी कि जो ऑल इंडिया किसान सभा थी उसके पहले सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? तो भाई पहली बात तो ये कि ये लखनऊ के अंदर फाउंड की गई थी अप्रैल 1936 के अंदर। दूसरी बात, इसके प्रेसिडेंट थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो आंसर हमारे सामने है भाई, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है, उस समय पर सेक्रेटरी थे NG रंगा। और अब इसमें देखने वाली बात यह है कि आप लोग इन तीन क्वेश्चन के आंसर भी इससे इजीली दे सकते हैं, क्योंकि मैं कोशिश यही करता हूँ कि कम क्वेश्चन में आपको ज़्यादा जानकारी दे पाऊँ, ताकि आप लोग दूसरे क्वेश्चंस भी इसके साथ में सोल्व कर पाएँ। तो अब इन तीनों के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। अब जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी भाई मैंने दे चुका हूँ वो मैं। अब आपको इन तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर देने हैं भाई।
क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरा पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो मैं भी चाह रहा हूँ कि आप लोग भी पार्टिसिपेट करें, क्योंकि तभी पढ़ने का मज़ा आएगा भाई, अगर आप लोग भी पार्टिसिपेशन दिखाएंगे। और ये मैं गारंटी से कहता हूँ, अगर आप लोग इनके क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर लिखेंगे, तो आपको इन फ्यूचर ये याद भी रहेगा कि आपने कहीं ना कहीं इन चीज़ों के बारे में कमेंट किया था। इन केस एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको पता ही है, फिर आंसर आपको पता ही होएगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीडर ऑफ बारदोली सत्याग्रह, ये 1928 के अंदर हुआ था भाई। तो लीडर कौन थे इनके? ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1928 के अंदर ये हुआ था, और बारदोली एक जगह का नाम है। और इस मूवमेंट के सक्सेसफुल होने पर बारदोली की महिलाओं ने उनको सरदार का टाइटल दिया था भाई। पहले उनका नाम वल्लभ भाई पटेल था, लेकिन जो सरदार का टाइटल है वो वहाँ की महिलाओं ने दिया था। अब इसके साथ में एक ट्रिकी क्वेश्चन बनता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल किसने दिया? अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने कहा था कि भाई महिलाओं ने दिया है बारदोली की, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में है ही नहीं महिलाओं का। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे भाई, क्योंकि हमें पता है कि किसान मूवमेंट थी जो बारदोली में हुई थी, सक्सेसफुल रही थी अंडर द लीडरशिप ऑफ वल्लभ भाई पटेल जी, जिनको कि हम आयरन मैन भी बोलते हैं। तो ऑन द बिहाफ ऑफ वुमेन ऑफ बारदोली, महात्मा गांधी गेव द टाइटल ऑफ सरदार, यानी कि उन महिलाओं के कहने पर महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी, तब उनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल पड़ा। अब अगर एग्जाम में भाई महात्मा गांधी का ऑप्शन नहीं आता, यहाँ पे वुमेन्स आता है, वुमेन्स ऑफ बारदोली, तो हम उस पर टिक करेंगे। मतलब सिचुएशन के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं, अगर ऑप्शन में ये है तो इसको टिक करेंगे, अदरवाइज महात्मा गांधी को टिक करेंगे। उसके बाद है हु स्टार्टेड भूदान मूवमेंट। हालांकि ये मूवमेंट जो थी भाई आज़ादी के बाद चली थी, इनिशिएट की थी आचार्य विनोबा भावे ने। तो आंसर तो हमारे पास आ चुका है भाई, ऑप्शन नंबर सी, 1951 के अंदर, क्योंकि हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ था भाई। तो ये 1957 में स्टार्ट हो गई थी, और ये आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुई थी। उसके बाद ये मूवमेंट क्या थी भाई, एक तरह से लैंड गिफ्ट मूवमेंट थी। लैंड गिफ्ट मूवमेंट का मतलब कि इसका ऑब्जेक्टिव ही था कि लैंडलेस फार्मर्स को, यानी कि जिनके पास ज़मीन नहीं है, उन फार्मर्स को लैंड गिफ्ट की जाए। यानी कि जिनके पास है, ज़्यादा ज़मीन है, वो जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको ये ज़मीन उनको गिफ्ट की जाए। तो इसको बोलते हैं भूदान मूवमेंट, जो कि विनोबा भावे जी ने चलाया था। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने से पहले, अगर आप पहली बार देख रहे हैं चैनल को, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। डेडिकेटेड अपलोड आप लोगों को पता ही है, ट्यूसडे 10 AM और फ्राइडे 7 PM। और आप लोग अगर इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे हैं तो मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मैं इस पर इंपॉर्टेंट MCQ डालता रहता हूँ। और इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम में मिलेगी, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे आपको। और ये जितनी भी सीरीज़ मैं अभी स्टार्ट करके आया हूँ आप लोगों के लिए, ये आपके हिंदुस्तान के होने वाले हर एग्ज़ाम में आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी, चाहे वो सेंटर लेवल एग्ज़ाम हो या स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो, और SSC स्पेशली, इनमें तो आपको GK काफ़ी ज़्यादा हेल्प देने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट ट्रेड यूनियन वॉज फाउंडेड इन इंडिया इन द ईयर ऑफ 1918 बाय। इनकी जो हमारी पहली ट्रेड यूनियन थी वो 1918 में किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी भाई BP वाडिया के द्वारा। ये क्या थी? एक लेबर यूनियन थी, जो कि 1918 के अंदर बनी थी। नाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो थी फर्स्ट ट्रेड यूनियन थी हमारे भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के? क्योंकि इस दोनों में क्वेश्चन में फ़र्क है भाई। ये थी पहली ट्रेड यूनियन, और जो ये ट्रेड यूनियन है ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है। तो ये हुई थी भाई 1920 के अंदर, क्योंकि लास्ट वाली 1918 के अंदर हुई थी। वो भी इंपॉर्टेंट है, पहले ही पूछ सकते हैं। तो ये फाउंड की थी भाई बॉम्बे के अंदर अक्टूबर 31 1920 के अंदर। किसने स्टार्ट की थी ये? NM जोशी ने। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? NM जोशी? नहीं, बिल्कुल गलत। NM जोशी नहीं होगा, बिकॉज फाउंडर का नाम नहीं पूछा है भाई क्वेश्चन में, प्रेसिडेंट का नाम पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं अब। प्रेसिडेंट थे इसके पहले लाला लाजपत राय जी, वाइस प्रेसिडेंट थे जोसेफ बप्तिस्ता, और जनरल सेक्रेटरी थे दीवान चमनलाल बजाज। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग इसका आंसर देंगे ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। हाँ, अगर फाउंडर के बारे में पूछा था तो भी डेफिनेटली आंसर ऑप्शन नंबर डी होता। कई बार हम लोग इन चीज़ों में मार खा जाते हैं, कई बार क्वेश्चन हम लोग जल्दबाजी में नहीं ध्यान से पढ़ते हैं कि पूछा क्या गया है, अक्सर प्रेसिडेंट पूछा गया है या फाउंडर पूछा गया है। और इनकेस अगर गलत क्वेश्चन पढ़ लिया भाई तो आते हुए भी गलत कराएंगे। उसके बाद है ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाई डिड रोलेट एक्ट अरोज पब्लिक इंडिगेशन। इसका मतलब क्या है भाई कि जो रोलेट एक्ट आया था उसका पब्लिक ने विरोध क्यों किया था भाई?
अब मैं आपको पूरी बेसिक से समझाता हूँ इसको। हुआ क्या था कि जब लॉर्ड चैम्सफोर्ड हमारे वायसरॉय थे, तो उन्होंने एक सेडिशन कमेटी बिठाई थी 1917 के अंदर। और इस सेडिशन कमेटी यानी कि जो भी देश में देश विरोधी, यानी कि अगर सरकार विरोधी नारे लगाए जा रहे थे या सरदार विरोधी या देश विरोधी एक्टिविटी हो रही थी उस समय पर, क्योंकि उस समय तो सरकार भाई ब्रिटिश की थी, उनके खिलाफ हुआ क्या था कि कर्ब सेडिशन एक्टिविटी, यानी कि जो एक्टिविटी हो रही है देश विरोधी, उनको ख़त्म किया जाए। तो इसके तहत इस कमेटी ने रेकमेंड किया कि गवर्नमेंट को पावर दी गई इस रोलेट एक्ट के तहत कि किसी भी इंसान को हम लोग विदाउट ट्रायल अरेस्ट कर सकते हैं और जेल भेज सकते हैं, यानी कि सिर्फ संदेह के आधार पे भी, कि इस पे संदेह है कि ये देश विरोधी नारे लगा सकता है, ऐसी चीज़ें कर सकता है जिससे ब्रिटिश सरकार को खतरा हो, तो उसको जो था जेल भेज सकते थे। तो भाई इस एक्ट के बारे में वहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन भी दी जाती है कि कोई दलील नहीं होगी, कोई वकील नहीं होगा, कोई अपील नहीं होगी, यानी कि नो दलील, नो वकील, नो अपील। क्योंकि भाई किसी को शक के आधार पर ही गिरफ्तार कर लेने से तो हम कह ही सकते हैं कि कोई दलील वकील हो ही नहीं सकता। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये कानून ऑथोराइज करता है गवर्नमेंट को इम्प्रीजन पीपल विदाउट ट्रायल। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है द रोलेट एक्ट वॉज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेडिशन कमेटी। जैसे लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि एक सेडिशन कमेटी बैठी थी 1917 के अंदर, तो इसका मतलब क्या है कि स्टेटमेंट एक तो बिल्कुल ही सही है। उसके बाद है इन रोलेट सत्याग्रह, यानी कि इसके खिलाफ एक सत्याग्रह भी चला भाई। गांधी जी ट्राइज टू यूटिलाइज होम रूल लीग। इसका मतलब है कि इसके खिलाफ जो था होम रूल लीग स्टार्ट की गई। होम रूल लीग का एक मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई सेल्फ गवर्नेंस, यानी कि उनको आज़ादी चाहिए थी। तो ये का इस ऑप्शन का आंसर भी सही है भाई, यानी कि स्टेटमेंट सेकंड भी सही है। उसके बाद है पहली भी सही, दूसरी भी सही। डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन कंसाइडेड विद रोलेट सत्याग्रह। तो इसका मतलब क्या है कि भाई जब साइमन कमीशन भारत आए थे तो ये रोलेट सत्याग्रह उस टाइम चल रहा था। तो भाई ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि रोलेट एक्ट आया था 1919 के अंदर, और साइमन कमीशन भारत कब आए थे भाई? ये आए थे 1928 के अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो फर्स्ट और सेकंड सही है, तो आंसर होगा ए एंड बी ओनली। और एक चीज़ के अंदर ये भी नोट करने वाली है कि इस रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा था गांधी जी ने। उसके बाद है ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ए लार्ज अनआर्म्ड क्राउड गैदर इन जलियांवाला बाग। यानी कि जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था उस समय पर एक बहुत बड़ा क्राउड अनआर्म्ड, यानी कि बिना हथियारों के, यानी कि वो गैदर हुआ था पीसफुली। कहाँ पर? अमृतसर में जलियांवाले बाग में अप्रैल 1913-1919 के अंदर। तो वो लोग इकट्ठे होकर किसके अरेस्ट के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे थे? तो भाई वो लोग अरेस्ट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि उस समय पर डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को इस एक्ट के तहत, रोलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया था। तो आंसर तो हो गया भाई ऑप्शन नंबर डी। अब हुआ क्या था उस दिन कि जनरल डायर क्या हुआ भाई, उसने एंट्री की और एग्जिट पॉइंट जितने भी थे, यानी कि उस समय पर हम कह सकते हैं कि जनरल डायर ने वहाँ से एंट्री की और जितने भी एग्जिट पॉइंट थे वो सारे ब्लॉक कर दिए। और किया क्या? ओपन फायर स्टार्ट कर दी, जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारे लोगों की जान भी गई। बाद में इस के बाद जो भी एक कांड हुआ था भाई जलियांवाला बाग, इतिहास में तो लिखा गया, हर पूरे वर्ल्ड में इसकी जो थी हर तरह से बदनामी हुई ब्रिटिश सरकार की। क्योंकि वहाँ पर जो था भाई कोई आम लेके नहीं आया था, हथियार लेकर नहीं आया था, सब लोग पीसफुली इकट्ठे हुए थे सिर्फ उनके प्रोटेस्ट में। तो इसके बाद जो था एक इंक्वायरी बैठी थी भाई हंटर कमीशन, वो मैं आने वाली वीडियोस के अंदर भी डिस्कस करूँगा, यानी कि पार्ट 9 के अंदर हम हंटर कमीशन के बारे में देखेंगे भाई। उसके बाद है तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी। एग्जिट पॉइंट जो थे उन्होंने ब्लॉक किए और फायरिंग शुरू कर दी। अब इतने इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप लोग इन 4 क्वेश्चन के आंसर इजीली दे सकते हैं कि मैस्कर कहाँ पे हुआ था, किस लिए इकट्ठे हुए थे, वगैरह वगैरह। तो इन चारों क्वेश्चन के आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देने हैं। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इनके आंसर देता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्सन हु रिटर्न्ड हिज नाइटहुड टाइटल ऑन May 30, 1919। यानी कि किस पर्सन ने जो उनको नाइटहुड का टाइटल मिला हुआ था। तो भाई पहली बात तो ये कि टाइटल दिया किसने था? जो किंग जॉर्ज पंच थे, यानी कि जो ब्रिटिश राजा थे, उन्होंने इनको ये टाइटल दिया था क्योंकि ये साहित्य की उनको बहुत अच्छी नॉलेज थी। तो जलियांवाला बाग के मैस्करे के बाद, यानी कि उस कांड के बाद उन्होंने अपना ये टाइटल लौटा दिया था। तो आंसर होगा भाई ऑप्शन नंबर डी,
रविंद्रनाथ टैगोर। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है भाई कि जो ये जलियांवाला मैसेकर हुआ था उस समय पर भारत के वायसरॉय कौन थे? तो आंसर क्या है भाई? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। क्योंकि मैं इसके बारे में बहुत ही अच्छे वे से डिस्कस कर चुका हूँ कि कौन उस टाइम पे हमारे वायसरॉय थे। और इस समय पर भाई हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे? अगर आप लोग ये भी बता सकते हैं तो बढ़िया बात है, वरना नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा ही। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए भाई, ये था आज का हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक भी करें, और कमेंट में बताएं कि आप लोग क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं, और अपने स्टडी ग्रुप में आप लोग शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।